नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का आपसी सद्भाव बढ़ाने पर जोर, कहा सभी धर्मों के बीच संवाद जरूरी। प्रधानमंत्री ने भी सद्भाव को बताया देश की ताकत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, 345 में से 105 वार्डों पर कब्जा, 39 सीटों के साथ चौथे नंबर पर बीजेपी। जल्लीकट्टू पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया केंद्र का नोटिफिकेशन। जयललिता की प्रधानमंत्री को चिट्ठी में अध्यादेश की मांग। औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट, नवंबर में आईआईपी में 3.2% की कमी, लगातार 5वें महीने भी बढ़ी महंगाई दर। इस्तांबुल में हुए आतंकी हमलों में 10 से ज्यादा की मौत, मरने वालों में ज्यादातर विदेशी पर्यटक। सीरिया का था आत्मघाती हमलावर। और आइए देखते हैं पहली खबर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सभी धर्मों के बीच संवाद की जरूरत बताई है। केरल के मल्लापुरम में उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। उन्होंने समाज से टकराव खत्म करने के लिए सहनशीलता को प्रगतिशील फार्मूला बताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को मल्लापुरम में अंतर धार्मिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सभी धर्मों के बीच संवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के कानून और सामाजिक जीवन धार्मिक सहिष्णुता का बेहतर उदाहरण है, लेकिन सद्भाव के साथ दूसरे धर्मों का आदर और उनकी समझ भी जरूरी है। It has to be a cooperative and positive interaction between people of different religious traditions at both the individual and institutional level. Each party remains true to their own beliefs while respecting the rights of the other to practice their faith freely. उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को भी उनकी जयंती के मौके पर याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जोर धार्मिक सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों को समझने पर था। उपराष्ट्रपति ने सभी धर्मों का आदर करने की नसीहत भी दी। All religions in the country with equal respect, that it shall not privilege one religion or community over others, that it shall provide equal opportunities to the followers of all religions. मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि बहुलतावाद और सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान रही है। न सिर्फ संविधान में इसका प्रावधान है, बल्कि ये राजनीतिक संवाद का अहम हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने केरल की सहिष्णु धार्मिक परंपरा का खास तौर से जिक्र किया और कहा कि भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म की परंपराएं केरल में ही सबसे पुरानी हैं। सैयद कमर अब्बास, राज्यसभा टीवी, मल्लापुरम। और उपराष्ट्रपति ने जो बात कही है उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन हैं, जो कि फाउंडिंग एडिटर हैं द.वाय.इन के। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। जो मैं अगर शुरुआत करूं, जो एक अहम शब्द जिसका उन्होंने कहा कि संवाद, कैसा लगता है कि आज के इस दौर में बेहद कमी दिख रही है सभी धर्मों के बीच, अगर संवाद को लेकर देखा जाए तो? बिल्कुल, मतलब अगर आप सारे हिंदुस्तान में देखिएगा तो संवाद तो दूर, सहिष्णुता की कमी नज़र आती है। और जो जिस तरह से अंसारी साहब ने बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई सहिष्णुता तो होनी चाहिए, लेकिन वो अपने में काफ़ी नहीं है। सहिष्णुता से काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखने वाली बात है कि एक समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के मज़हबों के धर्म के प्रति एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भाई नॉट जस्ट टॉलरेशन, मतलब टॉलरेशन का मतलब कि चलो मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन बर्दाश्त का सवाल नहीं है। मतलब ये एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई अगर मैं एक धर्म का हूं और किसी दूसरे धर्म का की व्यक्ति का उसके अपने ख्याल है, अपने बिलीफ्स हैं, तो उसको मैं एज ए लेजिटिमेट बिलीफ में एक्सेप्ट करूं। ये मुझे लगता है कि इस बात पे जोर दिया अंसारी साहब ने, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के मुहाशरे में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इस पे हमारे जो लीडर्स हैं जितना वो जोर दे पाए जी। उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि
अलग अलग तरह के दबाव हैं, अलग अलग दिशाओं में लोग इसको खींचना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको इसको एक बहुत अहम बात समझता हूँ। और सिद्धार्थ, जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके से एक ज़रूरत बताई जा रही है कि माहौल को सुधारने या फिर आपसी भाईचारे को बढ़ाने को लेकर, वो है कि अगर आप किसी भी दूसरे धर्म को ना भी माने लेकिन कम से कम उसका आप आदर करें, उसको उस तरह का सम्मान दें, उसका अनादर ना करें कम से कम। लगता है यही एक बेसिक कड़ी है जो इस वक्त जी। टूटती दिखी है, या फिर कुछ घटनाओं के ज़रिए ऐसा लगा है कि ये तार-तार होती दिखी है? देखिए, आप इसको एक तारीखी अगर आप नज़र इस पे रखें, एक हिस्ट्री के बेसिस पे, हिंदुस्तान के इतिहास पे अगर आप नज़र डालें, हुँ, तो जब कभी समाज में सहिष्णुता और समझ और एक एक्सेप्टेंस रहा है एक दूसरे के धर्म मजहब के बारे में, तो भारत ने काफ़ी प्रगति की ओर पे भारत जा पाया है। लेकिन जब या तो शासक वर्ग से या किसी बाहरी ताकत की वजह से या अपने हिंदुस्तान के अंदर डिविजन्स की वजह से, अगर हम इतिहास में जब भी देखिए कि जब ऐसा जो है इंटॉलरेंस बढ़ता है या नॉन एक्सेप्टेंस होता है एक दूसरे के धर्म का, या तो हिंदुस्तान कमज़ोर होता है। और आज मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो रिलीजियस डिविजन्स को बढ़ाने की बात हो रही है, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, हुँ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हैं कुछ नेता लोग, तंजीम, ग्रुप्स जो धर्म के आधार पे अपनी जो है सियासी दुकान आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये मुझे लगता है कि ये खास वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर आज ये माहौल जो है कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आता है। तो क्या सिद्धार्थ, उसके पीछे वजह ये है कि धीरे-धीरे जो हमारा समाज है, वो सहनशील कम होता जा रहा है, या फिर आदर का जो भाव था दूसरे के प्रति वो कमी होती दिख रही है, या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस तरीके की हो गई है कि उसने समाज को उस ढांचे में, उस सांचे में ढालना शुरू कर दिया है, जिसका असर शायद हम अब देख रहे हैं? देखिए, मैं समाज को दोषी नहीं ठहराता हूँ। मुझे लगता है कि आम आम जनता जो है आज भी भाईचारे में विश्वास करता है। आज भी अगर आप लखनऊ में देखें, दिल्ली, केरल एक जीता जागता मिसाल है जहाँ पे सदियों से जो है लोग एक भाईचारे के माहौल में रह रहे हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम असहिष्णुता की बात करें तो ये आम आदमी की, मैं ज़िक्र आम आदमी की बात नहीं है ये। हुँ, आम आदमी तो अमन और चैन के साथ जीना चाहता है। जी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कुछ एम्बिशंस हैं, मुझे लगता है कि वो माहौल को बिगाड़ने में तुले हुए हैं। और जो असहिष्णुता और इंटॉलरेंस और एक दूसरे के मतलब एक तरह से रिलीजन का इस्तेमाल करना, ये एक पॉलिटिकल खेल हो चुका, बन गया है हिंदुस्तान में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से माहौल जो है बिगड़ने के आसार खास तौर पे चुनाव के टाइम नजर आते हैं। तो सिद्धार्थ, ऐसे में फिर ज़रूरत जो है, क्या उसकी तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं हम, हमारे राजनीतिक दल, या फिर वो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो जो हमारे जो सियासी जो राजनीतिक दल हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना सियासी काम करना चाहिए, और जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उस पे अपना आप पॉलिटिक्स गाड़िए, पॉलिटिक्स का झंडा गाड़िए, बजाय इसके कि आप फूट और डिवीजन की पॉलिटिक्स को में अपने आप को सफल करने में कोशिश करें। दूसरी बात कि कानून की भी अपनी जगह है। मुझे लगता है कि अगर कोई नेता हो, अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो और वो माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है, तो हिंदुस्तान के अंदर कानून, हमारे पास ऐसे कानून हैं जो फिजा को डिस्ट्रॉय करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जायज है। जी। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि भड़काऊ भाषण जो है अगर कोई नेता देता है तो उन पे कार्रवाई नहीं होती। हुँ। उनको रोका भी जाता है तो कुछ चंद घंटों के लिए पुलिस थाने में बिठा के उसके बाद वो कहीं और जाके दोबारा अपना भड़काऊ भाषण शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कानून की सख्ती और एक जिम्मेदाराना जो है रुख सियासतदानों का, पॉलिटिशियंस का, यही मुझे लगता है कि दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम पूरी तरह से वाइस प्रेसिडेंट की बातों पे अमल करें तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़रूरी हमको काम, मतलब एक देश भर में ये काम होना ज़रूरी है। सिद्धार्थ वरदराजन, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करने की नसीहत दी है। आज उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय युवा समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और इसीलिए एकता और सद्भाव हमारी ताकत है। उनके मुताबिक अगर देश में शांति, एकता और सद्भाव नहीं होगा तो प्रगति का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हमारे देश में एकता नहीं होगी, जन जन के प्रति सद्भाव नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, दूसरे की परंपराएं, दूसरे की विचार, उसके प्रति अगर सम्मान का भाव नहीं होगा तो शायद भारत को प्रगति में रुकावटें आएगी। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और इसीलिए उसे वक्त मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान ने भारत से कुछ और सबूत और वॉइस सैंपल मांगे हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद होने वाले विदेश सचिव स्तर वार्ता पर अभी भी संशय बरकरार है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का मानना है कि पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले के मामले में हाल में कुछ कार्रवाई की है और इसलिए अभी इंतजार करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इतनी जल्दी अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि वो प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। भारत ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई करने को कहा है, जिसके समर्थन में कई सबूत भी उसे सौंपे गए हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले में कुछ और सबूतों की भी मांग की है। इस बीच इस मामले की जांच कर रही एनआईए की दिल्ली में पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ जारी है। एनआईए ने बमियाल में दरगाह के केयरटेकर को भी पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। एनआईए की टीम ने मंगलवार को जम्मू के कठुआ और सांबा का दौरा किया। एनआईए के मुताबिक पिछले साल यहां हुए हमलों और पठानकोट हमले के बीच समानता देखने को मिली है। इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान सरकार की ओर से संयुक्त जांच टीम बनाने और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने को सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा की चाहत के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। सीनेट के इस कदम को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर वार्ता पर संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। विरोध को अनदेखी करते हुए केंद्र सरकार ने इस पर लगी रोक हटा दी थी। हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उठाए गए इस कदम को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अध्यादेश लाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही 4 साल पुरानी रोक को हटा दिया था। जल्लीकट्टू पोंगल के दौरान सांडों को काबू में करने का खेल है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब इस पोंगल पर ये खेल नहीं खेला जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो था वो स्पेसिफिकली जल्लीकट्टू तमिलनाडु और बुल्का ट्रेस महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि में, पंजाब एटसेट्रा में अलाउ कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इस तरह की किसी भी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने पर रोक लगा दी है। That is absolutely contrary to the Supreme Court judgment और जो हमारा कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अब नोटिफिकेशन इशू हुई है उसको स्टे कर दिया है।
इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करने वाली याचिकाओं का जिक्र चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया गया था। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगे 4 साल पुरानी रोक को केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को कुछ खास प्रतिबंधों के साथ हटा लिया था। इस पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सहित कुछ दूसरे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग की थी। बीजेपी ने इस मामले में दूसरी कानूनी विकल्प तलाशने की बात भी कही। The ban again, temporary ban has been implemented. Let us see how it can be tackled, but we cannot suspect the intention of the central government. Central government did it with good intention to respect the sentiments of Tamil. वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। The wisdom of the Supreme Court in this matter, it will examine the matter and a proper legal issues will be raised in the matter, and we do hope justice will be done. सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले इस खेल पर पाबंदी लगा दी थी। केंद्र सरकार के आदेश को तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार को लेकर असमंजस खत्म होता दिख रहा है। पीडीपी की ओर से इस बारे में सकारात्मक संकेत मिले हैं और होली तक सरकार गठन की बात कही गई है। बीजेपी और पीडीपी की कल होने वाली बैठक में इस बारे में तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति जता चुकी है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर असमंजस खत्म होता दिख रहा है, लेकिन ये भी साफ है कि पीडीपी इस बारे में जल्दबाजी के मूड में नहीं है और सरकार गठन में अभी 2 महीने तक का वक्त लग सकता है। इसी के मद्देनजर 18 जनवरी से प्रस्तावित बजट सत्र को भी रद्द कर दिया गया है। जब भी कोई राजनीति बदलती है तो उसमें थोड़ी बहुत सोच समझ करके आगे चलने के लिए संभावनाएं रहती हैं। उसी संभावनाओं के आधार पर मुझे लगता है कि 1-2 दिन में देरी भी हो जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। सरकार तो बननी ही है और जल्द बनेगी। Focus remains for us as well as PDP, I'm sure, that to give a good governance in J&K, for the development of J&K and of course work for the welfare of the people of J&K. राज्य में सरकार गठन में देरी के चलते गवर्नर रूल लगा दिया गया था और विधानसभा निलंबित अवस्था में है। दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ था। इस पद के लिए बीजेपी और पीडीपी के बीच महबूबा मुफ्ती के नाम पर भी सहमति बनी थी, लेकिन शोक संवेदना जताने के लिए जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुई तो सरकार गठन पर अटकलें भी तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नौकरशाहों से विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला किया है और केजरीवाल सरकार सलाहकार पदों के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांग रही है। भर्ती प्रक्रिया के नीति निर्धारण में सरकार की मदद दिल्ली संवाद आयोग कर रहा है। नौकरशाहों के साथ लगातार बढ़ती तनातनी के बीच दिल्ली सरकार ने वित्त कानून और अहम क्षेत्रों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में 7 वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिल्ली संवाद आयोग भर्ती प्रक्रिया में सरकार की मदद कर रहा है। डीडीसीए ने वित्त, कानून, समाज कल्याण, ई गवर्नेंस, संचार शोध और पर्यावरण के क्षेत्र में सलाहकार के एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं। दिल्ली सरकार ने इन पदों के लिए भारी भरकम सैलरी का भी ऑफर दिया है। विज्ञापन के अनुसार सलाहकार पदों के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानकार दिल्ली सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बता रहे हैं। कानून टूटेंगे अगर आप इस तरीके की भर्तियां बैकडोर से करके अगर आप ये समझते हैं कि इनको गवर्नमेंट फंक्शंस दी जा सकती हैं। वैसे भी गवर्नमेंट फंक्शंस इस तरीके से आप नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दे सकते हैं क्योंकि सीक्रेसी भी होती है गवर्नमेंट फाइल्स की। उधर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध किया है। ऐसे कार्रवाई रहेगा ये तो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, इंडियन फॉरेन सर्विस को, इंडियन पुलिस सर्विस और हर सर्विसेज को चैलेंज करने वाली बात है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के साथ दैनिक अफसरों का विवाद सामने आया था। इसके विरोध में अफसर एक दिन की हड़ताल पर भी चले गए थे। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सलाहकार पदों पर IAS अधिकारियों का कोई काम नहीं है। सलाहकारों का कार्यकाल 1 साल का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि IAS अफसर अपने आप को खुदा समझने लग गए हैं और अब वक्त आ गया है कि विशेषज्ञों को ही सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाए। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही 5 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बना ली है। पर्थ में हुए पहले वनडे मुकाबले में भारत जीत की दहलीज में पहुंचकर हार गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार पारियों के चलते 3 विकेट खोकर 309 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और जॉर्ज बेली भारत के इस लक्ष्य को 49.2 ओवर में 5 विकेट खोकर ही नहीं हासिल कर लिया। 15 तारीख को ब्रिस्बेन में दूसरा वनडे मुकाबला है। अर्थव्यवस्था के लिए आज 2 खबरें आई हैं जो कि अच्छी नहीं है। पहली खबर के तहत नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 3.2% की कमी है, जबकि अक्टूबर में इसमें 9.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। जबकि दूसरी खबर के तहत दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.61% हो गई, जो नवंबर में 5.41 थी। ये लगातार 5वां महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिसके चलते महंगाई में इजाफा हुआ है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करना और मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-नवंबर महीने के दौरान औद्योगिक उत्पादन विकास दर घटकर 3.9% दर्ज की गई। कैपिटल गुड्स और बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। तुर्की का शहर इस्तांबुल आज जोरदार धमाके से जल उठा, जिसमें 10 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हुए हैं। धमाका उस इलाके में हुआ है जो हर दिन सैकड़ों पर्यटक जिस इलाके में हमेशा आते हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस्तांबुल के सुल्तान अहमद इलाके में मंगलवार को अफरा तफरी मच गई। यहाँ हुए एक आत्मघाती विस्फोट ने 10 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में अधिकतर विदेशी पर्यटक हैं। ये इलाका नीली मस्जिद और हागिया सोफिया संग्रहालय के लिए मशहूर है। Bu saldırıda 10 insan vefat etmiştir. Bir kişi de parçalanmış bir cesedinde canlı bombaya ait olduğu tespit edilmiştir. पुलिस ने विस्फोट की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने हमले में IS का हाथ होने से इनकार नहीं किया है। पिछले साल अक्टूबर में भी राजधानी अंकारा में आत्मघाती हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। अंकारा में हमले के बाद से पूरे देश में अलर्ट है। तुर्की में पिछले कुछ हफ्तों में IS के संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।